इनको बनाया कैसे जाए, इन सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का परिचय, वर्गीकरण, एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, ये हमारी आज की क्लास है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन शब्द से एक बात तो क्लियर हो रही है कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी ऐसे सहसंयोजी यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जिनमें क्या पाई जाती है, कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ऐसे सहसंयोजी यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंद होता है सहसंयोजी। कार्बन कार्बन का संयोजी यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जिनमें क्या पाई जाती, कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ऐसे सहसंयोजी यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंद होता है सहसंयोजी। कार्बन कार्बन के बारे में जानते हो कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है। जरा सोचो तो जरा कि हाइड्रोकार्बन कैसे हो सकते हैं, कार्बन की क्या विशेषताएं हैं। कार्बन की विशेषताएं क्या विशेषताएं होती कार्बन के? कार्बन की विशेषता होती कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, पहली बात। दूसरा, कार्बन की एक विशेषता होती है कार्बन आपस में जुड़ करके लंबी चेन बना सकती है, श्रृंखलाएं बना सकती है। कार्बन की विशेषता होती है कि कार्बन कार्बन जो चेन बनाया हुआ है वो शाखाएं भी बना सकता है। और क्या विशेषता होती है कि कार्बन कार्बन आपस मिल करके वो रिंग भी बना सकता है। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन कार्बन जुड़ करके एक माला बना सकती है, चेन बना सकती है, श्रृंखलाएं बना सकती है। कार्बन सीधी चेन बना रही है, साथ में पार्श्व चेन भी बन सकता है और पार्श्व पर भी पार्श्व चेन बन सकता है। कार्बन कार्बन मिल करके एक रिंग जैसी संरचना बना सकती है और रिंग के साथ भी वो साइड चेन भी क्रिएट कर सकता है। एक ही रिंग चेन नहीं, कई रिंग आपस में जुड़ भी सकते हैं। इसी तरह से ये कार्बन की जो विशेषताएं हैं ये इससे क्या होता है कि ये सिर्फ कार्बन कार्बन नहीं जुड़ते, ये कार्बन के बीच में एक और मजेदार बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ सल्फर, कार्बन के साथ हैलोजन ये जुड़ सकते हैं। हैलोजन का मतलब आप लोग जानते होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन के साथ ये भी जुड़ सकते हैं, एक विशेषता होती है इसकी। तो कार्बन की विशेषताएं इतनी अधिक है कि इससे क्या होता है कि लाखों यौगिकों का निर्माण होता है। लाखों की बात करूं, लाखों करोड़ों यौगिकों का निर्माण होता है जो जीव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से कार्बन है तभी जीवन है। कार्बन एक महत्वपूर्ण घटक होता है जीवन के लिए। अब यहां पर सवाल आता है कि हमने कहा हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो मूल जो है कार्बनिक यौगिकों का वो हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक क्या हो सकते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक क्या हो सकते हैं? कार्बन एक कार्बन का यौगिक, ये लीजिए भाई, बाकी जो संयोजकता है उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। कार्बन दो कार्बन का यौगिक, दो कार्बन का यौगिक दो तीन प्रकार का देखने को मिल सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये देखो तीन हाइड्रोजन, इनके साथ कार्बन एक कार्बन का यौगिक, ये लीजिए भाई, बाकी जो संयोजकता है उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। कार्बन दो कार्बन का यौगिक, दो कार्बन का यौगिक दो तीन प्रकार का देखने को मिल सकता है। आप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये देखो तीन हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ गया। ये देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक क्या हो सकते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक क्या हो सकते हैं? कार्बन एक कार्बन का यौगिक, ये लीजिए भाई, बाकी जो संयोजकता है उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। कार्बन दो कार्बन का यौगिक, दो कार्बन का यौगिक दो तीन प्रकार का देखने को मिल सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये देखो तीन हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ गया। ये देखिए, इस तरह से इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गया, इस तरह से इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इस तरह से। तो देखिए, आपने क्या देखा कि सिंपल कार्बन है और वो हम कई तरह के यौगिकों का हम निर्माण कर सकते हैं।
हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसके बहुत सारे व्युत्पन्न, बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। आप ये बातें कि कार्बन कार्बन जो है डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल टाइप का बॉन्ड बना सकता है, उनके कार्बन कार्बन के बीच में इतने बंधे हो सकते हैं। कार्बन की 4 संयोजकताएं महत्वपूर्ण बातें हैं। कार्बन की जो संयोजकताएं होती है 4 संयोजकताएं, ये इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कार्बन की जो 4 संयोजकताएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है सहसंयोजी बंध रखती है, और वो सहसंयोजी बंध के साथ आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन तो जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, सल्फर भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। तो ये आप देख रहे हैं। तो कार्बन की इन विशेषताओं के कारण ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। हम देखें कार्बन को, हाइड्रोकार्बन को कैसे परिभाषित करेंगे। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने सहसंयोजी यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि पहले आपको बताया गया। ये प्राकृतिक रूप से कच्चा पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस, कोल आदि में पाई जाती है, और इन्हीं का व्युत्पन्न है, या यूं कह सकते हैं कि जो जटिल कंपाउंड है, चाहे जैव अणु की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो पाई जाती है, वो एक कार्बनिक यौगिक है, पर वो काफी जटिल होते हैं। इसका सरलतम रूप हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो जीवन के जो भाग होते हैं, चाहे वो विटामिन हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे भोज्य पदार्थ हो, चाहे प्रोटीन्स हो, या जो भी है, वो सभी एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें हाइड्रोकार्बन या कार्बन है, या कार्बन की यौगिक है, यानी कार्बन की यौगिकों में शामिल है, जो जीवों के शरीर में बनते हैं, जीवों के शरीर में उपयोग होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स के रूप में कहलाते हैं। और जो हमारे शरीर में उपयोग नहीं होते हैं, वो जो बाहर दूसरे रूप में हम उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, या किसी चीज को बनाने में उपयोग करते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक, हम सामान्य तौर पर कह देते हैं। अब चलते हैं भाई, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कौन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या, जो मैंने भी बताया ना, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जो कार्बनिक यौगिक है, इसमें कितने H आएगा? 4, CH4, ये CH3, CH3, एक है CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, इस तरह से ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन हुआ। इसमें पार श्रृंखलाएं बनी तो अलग अलग करके और हाइड्रोकार्बन बने, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन बने। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों को जब वर्गीकृत करेंगे तो पता चलेगा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम चलो क्लासिफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो रूपों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, मूल रूप से दो ग्रुपों में। एक है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाली यानी कि रिंग वाली। तो ये रिंग वाला हाइड्रोकार्बन और ये हम देख रहे हैं ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हमने देखा। इसको कहते हैं ओपन चेन वाले को एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो बंद श्रृंखला वाली होती है उसे हम कहते हैं रिंग या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओपन चेन वाला जो हाइड्रोकार्बन है असाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार का, जिसको हम दो तरह से हम बांट सकते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिलहाल इसको हमने बांटा है एल्केन, एल्किन, एल्काइन में। जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये एल्किन और एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी रिंग चेन वाला या क्लोज चेन वाला जो हाइड्रोकार्बन है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन
साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्किन और साइक्लो एल्काइन होगा, मतलब ये रिंग वाला है। दूसरा होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक की विशेषताओं को हम एरोमेटिक में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात कहेंगे, बेंजीन की जो संरचना होती है जिसमें कार्बन 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 आपस में जुड़े होते हैं और उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं, जो हगल के नियम का पालन करता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसकी लंबी चौड़ी हमारी जानकारी होगी, वो एक पार्ट में हम उसको समझेंगे। फिलहाल हमने समझा एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्किन जिसमें डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। सारे बच्चों को ये बात पता है। साइक्लोएल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा रिंग में कहीं पर भी, जिसमें डबल बॉन्ड होगा रिंग पर कहीं पर, तो ये एलिस। साइक्लोएल्किन हो गया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो ये एल्काइन कहलाएगा। तो हमने एल्केन, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्केन क्या होगा जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, सभी बच्चों ने पढ़ा है। n कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या है, सबको पता है भाई, बोलो आज। n कार्बन की संख्या है जिसमें अगर n की वैल्यू 1 हुआ तो C1H2 × 1+2 यानी कि हो जाता है CH, ये हो गया 2 यानी कि CH4 यानी कि मीथेन। इसी तरह से अगर ये पहला हो गया, दूसरा यदि n की वैल्यू 2 है, या मैं 3 ले लेता हूं या 4 ले लेता हूं, चलो 4 लेता हूं डायरेक्ट, तो C4H2 × 4+2 यानी कि हो गया C4H8+2 यानी कि हो गया C4H10। ये क्या हो जाता है, ये ब्यूटेन। हम देखें भाई एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सामान्य सूत्र क्या है CnH2n। इसमें जितना है 2 हाइड्रोजन इनकी तुलना में कम होगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी कम हो, क्योंकि डबल बॉन्ड डाई इन हो जाएगा, अगर 2 बार डबल बॉन्ड आया तो डाई इन कहलाएगा। तो ये एल्कीन का सामान्य एक एल्कीन है जिसमें एक जगह पे कहीं पर डबल बॉन्ड है। तो यहां पर क्या होगा कि C2H4, C3H6, C4H8, ये है एल्कीन, है ना। ये क्या हो, एथीन हो गया, इसका नाम क्या होगा, एथीन। इसका नाम होगा प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। ये है एल्कीन। और एल्काइन क्या होगा, सबको पता है बेटा, बोलो एल्काइन क्या है, एल्काइन CnH2n-2 यानी कि 1-2 हाइड्रोजन और कम हो गया। तो C2H2, C3 3 दूनी 6 और 6 में 2 गया 4, C3H4, C4 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6, ये होता है एल्काइन। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या मतलब हुआ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ H C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हुआ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से एल्केन, एल्किन, एल्काइन बनता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या है ये हमें क्लियर हो गया। इसी तरह से हमने देखा भाई कि हमने बोला कि साइक्लिक, एलिसाइक्लिक या साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये लीजिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह से साइक्लोपेंटेन हो गया, इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन, ये लो। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन, मतलब ये होता है कि CH2 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 CH2, इस तरह से ये साइक्लो
हेक्सेन है। तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन के कुछ प्रकारों के बारे में हम जानकारी लिए। हम जानते हैं बेंजीन। बेंजीन जो कैसा होगा, बेंजीन होगा C6H6, संरचना क्या होगी, कार्बन 6। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है ये, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक एग्जांपल हमने बेंजीन को देखा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन जुड़े हुए हैं, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस तरह से। और कार्बन कार्बन इस तरह से डबल बॉन्ड से भी जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी संरचना है। इस संरचना को हमने कैसे लिखना है, हम शॉर्ट में लाइन स्ट्रक्चर में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। ये अनुनादी रूप में होता है, तो ये इस तरह से दो संरचनाओं का रूप है, इस तरह से। और फाइनल हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमने इसका अनुनाद संरचना रूप हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे जाकर के आपको इसके बारे में भी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये तो समझे, ये लीजिए, ऐसा भी व्यंजन बनाता है। चलिए, ये दो संरचनाओं का ये अनुनादी रूप है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम देखें कि एल्केन होता क्या है, एल्केन की क्या विशेषता है, इनको जरा हम यहां पर डिटेल में देखते हैं एक एक करके। चलो, एल्केन, ये एल्केन क्या होते हैं, इसको एक एक करके एक एक पॉइंट्स को हमें समझना है। चलो देखें, एल्केन का सीधा सा मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। एक छोटी सी बात बताया था, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, इसको कहा जाता है पैराफिन। एल्केन को एक नाम दिया गया है पैराफिन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, सी दो कार्बन के बीच में 3 कार्बन का कंपाउंड, 4 कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन का कंपाउंड, या इसमें कार्बन कार्बन के बीच में चाहे वो साइड चेन हो जाए, चाहे वो कई साइड चेन बन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एल्केन ही कहलाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसको कहा जाता है पैराफिन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2 लागू होगा। इसमें कार्बन पर, हर एक कार्बन पर sp3 संकरण पाई जाती है। आपको संकरण किसी का भी आप कैलकुलेट करते हो तो संकरण निकालने के लिए आप क्या करते हो, आपको याद है ना, कार्बन कार्बन ये संकरण बराबर क्या करते हो, कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पर, ये लो, किस पे कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड 4 है, प्लस इलेक्ट्रॉन युग्म 0 है, यानी कि 4 आया, मतलब sp3 संकरण। इसी तरह से कैलकुलेट करते हो सिग्मा बंधों की संख्या और किसका, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, या 2 मिथाइल प्रोपेन हो, कोई भी हो, हर स्थिति में उनमें हर एक कार्बन पर sp3 ही संकरण पाया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी संरचना जो होगी, कार्बन की चारों संयोजकता चतुष्फल की रूप में होगा, और इनके बीच में कोण जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। तो चतुष्फल की ज्यामिति होगी, sp3 संकरण है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। मीथेन में बंद कोणों की संख्या 6 होगी। मतलब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो ये इन दोनों के बीच में बंद कोण, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमको ऐसा लगता है कि 4 ही, देखो इनके बीच और इनके बीच, तो एक ये हो गया, ये इस दोनों के बीच में ये 2 हो गया, इस दोनों के बीच में ये 3 हो गया, फिर इन दोनों के बीच में हो गया था, तो एक ये वाला इनके साथ ये 4 हो गया, और ये इनके साथ 5 हो गया। तो इस तरह से 5 हुआ, और इनके साथ ये 6 हो गया। मतलब कुल बंद कोणों की संख्या हो जाती है 6। कुल बंद कोणों की संख्या कितनी होगी, 6। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये मैंने इसको नंबर दे दिया, चलिए 1 2 3 4। तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इनके साथ जो है बंद कोण हो गया 3। फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ। अब देखो 3 का 2 का 3 के साथ और 2 का 1 के साथ तो हो ही चुका है।
अब देखें 3 का 4 के साथ और 3 का 2 के साथ हो गया है, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ तो हो ही गया है। तो टोटल बंद कोण कितने हो गए हमारे पास? ये इतने बंद कोण हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए बोला गया बंद कोणों की कुल संख्या 6 होती है मीथेन में। सीसी बंद लंबाई, जब भी एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच की बंद लंबाई की बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच की जो बंद लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। डबल बॉन्ड की बंद लंबाई को भी याद कर सकते हैं, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये दोनों को याद रखिए। चलिए साहब, फिर मैं आगे जाकर के और भी बताऊंगा। जबकि एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बंद लंबाई होती है 1.11 एंगस्ट्रॉम। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच की बंद लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बंद लंबाई है 1.11 एंगस्ट्रॉम। पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जा रही है, ये बात है, इसीलिए हम लोग याद रखिएगा, हम लोग आप लोगों को स्लाइड दिखा करके बात बताते हैं ताकि कोई भी चीज मिसिंग ना हो जाए। चलिए साहब आगे बात करते हैं। कार्बन कार्बन को अगर तोड़ना चाहोगे, उसके बंध को तोड़ना चाहोगे तो आपको उसके लिए एनर्जी लगेगी, तो इसे कहते हैं बंध ऊर्जा। 80 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा होती है। दो कार्बन के बीच का बंध जो है उसकी बंध ऊर्जा जो होता है 80 किलो कैलोरी, बहुत अधिक ऊर्जा है भाई, ध्यान रखिएगा। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो ऊर्जा बंध ऊर्जा है 97 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी कैलोरी पर मोल, इतनी किलो कैलोरी पर मोल, और इसके लिए 97। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना 80 और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का कितना 97 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा होती है। अब हमने क्या क्या देखा है इसको ध्यान में रखें। पहली बात हमने देखा है कि कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बंध लंबाई याद हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच की, ये याद रखने की चीज है, कुछ चीजों को याद रखना है। इसका ये एक तरह का सामान्य ज्ञान कहलाता है केमिस्ट्री का, जो एक स्टूडेंट को याद रखना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है। तो ये बंध ऊर्जा की जानकारी हो रही है। तो बंध ऊर्जा कितना होता है कार्बन कार्बन के बीच में 80 किलो कैलोरी पर मोल, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है 97 किलो कैलोरी पर मोल, ये भी याद रखिएगा। तो हमने कुछ जानकारी लिया। अब बेटा एल्केन बनाने की बात हो रही है। एल्केन में हम जानते हैं कि भाई मीथेन है, इथेन है C2H6 है, प्रोपेन है C3H8 है, ब्यूटेन है C4H10 है। ये बनाने की विधियों की तरफ हम चलते हैं। हम इस बात को देखें कि हमारे पास सबसे पहली विधि क्या है। हमारे पास सबसे पहली विधि है एल्किन से एल्केन बनाने की विधि। एल्किन, एल्किन किसको बोलते हैं? एल्किन से क्या बनाना है? एल्केन। मतलब क्या होता है? एल्कीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्केन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ करके इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन, मतलब इसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उससे 2 हाइड्रोजन इसमें ज्यादा होगा, वो एल्केन बन जाएगा। तो एल्कीन से एल्केन बनाना, तो एल्कीन एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या चीज है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मतलब इसमें हाइड्रोजन, जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा, इसमें जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है उससे 2 हाइड्रोजन कम। तो इसमें हाइड्रोजन की कमी है जबकि इसमें हाइड्रोजन के पूर्ण है। तो जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता नहीं बोलूंगा, हाइड्रोजन पूर्ण है। तो एल्केन में हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हाइड्रोजन है और एल्कीन में कम है। तो एल्कीन हाइड्रोजन ग्रहण करके एल्केन बना लेता है। और ये कैसे, जरा समझेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण देखें कि पहला एल्कीन में मैं लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिलीन कहा जाता है, इसको एथिलीन कहा जाता है, इसको कहते हैं एथीन। एथीन IUPAC में एथीन और साधारण नाम है एथिलीन। इसको, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं किसकी उपस्थिति में? किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक या तो प्लेटिनम होगा या निकेल होगा या पैलेडियम होगा, इनमें से कोई भी उत्प्रेरक लेकर के इनकी उपस्थिति में इनको एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हाइड्रोजन
इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो एक एक वैलेंसी आती है और एक एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये बन गया है, देखो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया है ईथेन। ये पहला रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके पास आ चुका है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से स्टार्ट किया हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा, तो आज पहला रिएक्शन ये पढ़ा है, ये योगात्मक क्रिया, हाइड्रोजन गैस का जुड़ना। इसको हम हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण। एल्किन का हाइड्रोजनीकरण से एल्केन बना। इसी अभिक्रिया का बड़ा रूप यह है कि जो तेल होता है, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला उच्च हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त उच्च हाइड्रोकार्बन वाला वसी अम्ल का एस्टर होता है। कौन? वसा। ये सारे तेल यानी ऑयल। इसमें निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को ग्रहण करता है और वो बन जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न, यानी कि एस्टर बन जाता है, यानी कि वो वसा बन जाता है। तो वो कहलाता है तेल का हार्डनिंग कहलाता है, यानी तेल का कठोरीकरण कहलाता है। तो तेल का कठोरीकरण या हाइड्रोजनीकरण, या इसमें हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से क्रिया, ये सारे रिएक्शन जो है एक तरह का योगात्मक अभिक्रिया है, इससे हमें प्राप्त होगा एल्केन। दूसरा कोई एग्जांपल मेरे पास हो, कोई भी एल्केन ले लो मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। प्रोपीन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्लेटिनम या निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3CH, एक बॉन्ड चल लगाया तो CH2, एक एक वैलेंसी आ गई इसमें, तो CH2, ये CH3 हो गया, यानी प्रोपीन से बन गया है प्रोपेन। इस तरह से आप ब्यूटेन बनाना चाहते हो तो ब्यूटेन से ब्यूटेन बना सकते हो, लेकिन इसमें मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन नहीं होता है, मीथेन नहीं होता, क्योंकि मीथेन में क्या होता है, एक ही कार्बन, तो कम से कम 2 कार्बन वाला कोई एल्कीन होगा जिनके हाइड्रोजनीकरण से हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं भाई, आगे चलें। एल्केन बनाने की और भी बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें कुछ विधियों का मैं नाम आपके पास लिख रहा हूं। एक विधि है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। दूसरा है फ्रैंकलिन अभिक्रिया, तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, चौथा है अल्मैन अभिक्रिया, पांचवा है कोरेहाउस अभिक्रिया, इसी तरह से और भी रिएक्शन है, विहाइड्रोजनीकरण, जिसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन, रिएक्शन। अगला है कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं के द्वारा हम बना सकते हैं एल्केन। चलो एक एक करके देखते हैं कि हम एल्केन कैसे बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बातों को जानना जरूरी है। ये आपने यहां से यहां तक जो भी चीज देखे हैं, इनमें आप एक बात कॉमन ध्यान रखेंगे कि ये RX, जिसको कहा जाता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन से अगर हम एल्केन बना रहे हैं तो हेलो एल्केन किसको बोलते हैं? RX को। हेलो एल्केन क्यों कहते हैं भाई? देखिए, RX, X का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि हैलोजन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हेलो है और ये एल्केन है, यानी कि कार्बन श्रृंखला है। तो इसका नाम क्या होता है? इसको हेलो लिखते हैं और ये वाला भाग बोलते हैं हेलो एल्केन हो जाता है हेलो, और ये वाला भाग ये यहां से एल्केन। तो ये हेलो एल्केन कहलाएगा। जरा समझेंगे हेलो एल्केन की क्रिया इनसे करते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाओं का नाम है। तो इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखिए। वुड्स अभिक्रिया, यहां पर जो धातु है इनसे हेलो एल्केन यानी कि RX, मैं एग्जांपल दे दूं CH3Cl या CH3Br या CH3I या C2H5Cl, C2H5Br या C2H5I, C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I, ये सभी हेलो एल्केन है। यहां पर पहले वाले का अगर नाम लिखूं CH3Cl का तो नाम क्या होगा? ये हेलो, यहां पर क्लोरीन है तो इसका नाम हेलो की जगह हो जाएगा क्लोरो। एक कार्बन मेथ हुआ, एल्क हुआ मेथ, मेथ हुआ और मेथेन हो जाएगा तो मीथेन है, क्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से इनका नाम होता है क्लोरोमीथेन। चलिए साहब बात करते हैं यहां पर वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ग्रेनाड अभिक्रिया, अल्मान अभिक्रिया और कोलेहाउस अभिक्रिया। इनमें हम बात करते हैं इनकी अभिक्रियाएं किसके साथ हो रहा होगा। तो स्पेशल बातों को ध्यान रखिए कि वुड्स अभिक्रिया के साथ हेलो एल्केन की अभिक्रिया है, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। अगर मैं फ्रैंकलिन बोलूं तो जिंक धातु के साथ अभिक्रिया है। ग्रेनाड बोलूं तो मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया है। अल्मैन बोलता हूं तो ये कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया है। कोलेहाउस बोलता हूं तो लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। बस ये छोटी सी बात को आप याद रखिए क्योंकि अक्सर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वुड्स अभिक्रिया हेलो एल्केन की सोडियम धातु के साथ क्रिया से होता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया है, ग्रेनाड अभिक्रिया है, अल्मैन अभिक्रिया है, कोलेहाउस अभिक्रिया है। वो क्या है? तो इन धातुओं को आप याद रखिएगा। इनके वुड्स अभिक्रिया को सोडियम धातु के साथ रिलेट करिए, अल्मैन को कॉपर के साथ रिलेट करिए, फ्रैंकलिन को जिंक धातु के साथ रिलेट करिए, कोलेहाउस लिथियम के साथ करिए, ग्रेनाड को सोडियम मैग्नीशियम धातु के साथ करिए। इससे क्या होगा? याद करना आसान हो जाएगा। तो आप इतनी चीजों को याद कर लिए, बात आगे का खत्म। कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे रिएक्शन याद नहीं होते हैं। याद क्या करना है वो आपको सोचना होगा और वो मैं बता रहा हूं आपको। आप बस इतना याद रखो ना, सोडियम वुड्स अभिक्रिया, सोडियम वुड्स अभिक्रिया के लिए सोडियम, सोडियम धातु की किसके साथ अभिक्रिया? हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया। फ्रैंकलिन जिंक धातु की हेलो एल्केन के साथ क्रिया। कोलेहाउस लिथियम की हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया। अल्मैन कॉपर धातु की हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा कि किनकी रिएक्शन किनके साथ हो रही है। तो धातुओं को याद रखिए, यानी कुछ चीजों को हर एक रिएक्शन के साथ अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारे रिएक्शन हमें याद करना है, बहुत सारे मैकेनिज्म को हमको समझना है। क्योंकि रिएक्शन पूरा याद नहीं करना होता है, रिएक्शन में कौन से कंपाउंड यानी उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो याद रखना पड़ता है। फिर ये सारे रिएक्शन आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे, जिसके बारे में बात करने वाला हूं। आप देखते बच जाइए और फिर कॉपी और पेन लेके बैठे हो तब आसान हो जाएगा। तो चलिए हम करना शुरू करते हैं इन रिएक्शंस को एक एक करके। इन सब के लिए क्या क्या बात होगा वो बताऊंगा ना उसी टाइम पे। तो पहली बात तो ये समझें, पहला रिएक्शन हमारा वुड्स अभिक्रिया के साथ। चलिए पहला रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया के लिए, वुड्स रिएक्शन शॉर्ट में देखिए। RX की क्रिया सोडियम धातु से कराया जा रहा है, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन मैंने कहा था फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसमें क्या बोला था? हैलोजन एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं, जिंक धातु ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तीसरी बातें अल्मैन रिएक्शन,
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कॉपर धातु से कराते हैं, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। चलिए 3 चीजों को तो कम से कम देख लें। अब ये भाई हैलोजन है, हैलोजन यानी कि बहुत ही अधिक क्रियाशील विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब बहुत ही अधिक क्रियात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जबकि ये धातु धन विद्युतीय विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। तो हमेशा याद रखना ऋणात्मक तत्व धनात्मक तत्व से रिएक्शन कर जाएगा। अब इस चीज को हम अलग से और देखेंगे। तो यहां पर देखो, अगर मेरे पास ये होगा CH3 है, Cl है, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ अगर मैं करा रहा हूं, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर का मतलब है ईथर सूखा है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ड्राई ईथर के उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। तो सोडियम धातु इस क्लोरीन को लेके चला गया, तो ये बन गया NaCl। आप ये तो जानते हो, जग जाहिर है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl बना लेता है। इसने सोडियम ने क्लोरीन को लेके निकल गया, तो कार्बन CH3 बचा हुआ है, देख लीजिए आप, ये देखोगे ये बचा हुआ है, तो कार्बन की एक वैलेंसी बची हुई भैया। छोटी सी बात सोचने की बात है, कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक या कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु अपनी संयोजकताओं को ओपन ऐसे छोड़ नहीं सकता है, वो अपनी संयोजकताओं को पूरा करता है तभी जाके वो संतुष्ट होता है। ये हमने कहां पढ़ा? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा। तो अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करना जरूरी, ऐसा कोई कंपाउंड हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि CH3 कोई हो चीजें होंगी, बिल्कुल गलत है, CH3 हो ही नहीं सकता। ये CH3 तो एक CH3 तो हो ही गया, दूसरी CH3 ऐसे ही देखो भाई, इसने इनको लेकर निकल गया, CH3 बच गया। हमने मिथाइल क्लोराइड में सोडियम धातु मिला करके हमने इनको गर्म किया है, क्लोरीन सोडियम लेके निकल गया। अब यहां पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया होगा, तो ये मत सोचना कि मैंने उसमें एक ही CH3Cl लिया होगा, वो तो लाखों अरबों अणुए हैं CH3Cl का। और वैसे मैं सोडियम धातु लेता हूं तो वैसे लाखों अरबों करोड़ों अरबों क्या है, सोडियम परमाणु है सोडियम धातु का। तो वो जब उसको डाला गया तो वो सोडियम ने एक सोडियम आया और कोई एक अणु का क्लोरीन लेके निकल गया। ऐसे ही कई हजारों लाखों करोड़ों ये अभिक्रिया हो रही होती है, तब ये CH3 बना। दूसरी CH3 और बन गया है, देखो ऐसे कई CH3 अब पड़ा हुआ है, वहां पर कई CH3 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी बची हुई, तो जिसकी जिसकी वैलेंसी बची हुई वो आपस में आके जुड़ गया। मतलब देखिए, एक तरफ एक CH3 और दूसरा CH3 इधर पड़ा हुआ है। अब इनकी एक एक संयोजकता बची, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, ये आपस में जुड़ गया। तो क्या हुआ, दो दो CH3 मिल जाएंगे आपस में। क्या हो गया, दो दो CH3 मिल गया, CH3 CH3 मिल गया। ये छोटी सी बात, एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको बेस से ही सिखा रहा हूं, भले आप नीट के एस्पिरेंट हैं, लेकिन अगर आपने 11th में इन चीजों को सेंस नहीं किया होगा, फील नहीं किया होगा, 12th में नहीं किए होंगे, तो अब कर लो। या कुछ बच्चे 11 से डायरेक्ट आए हुए हैं कि वो नीट की तैयारी भी करेंगे, 11 की भी तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी जो 12th की तैयारी करेंगे, नीट की भी तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे जो दोनों लेकर के ड्रॉप करके चल रहा है। तो मैं सारे बच्चों को यही समझाते हुए चल रहा हूं कि भाई इन चीजों को हम इसी गहराई में पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो चलिए, हमने देखा CH3 दोनों आपस में जुड़ गया, फिट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये C2H6 बन गया, यानी कि ईथेन बन गया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है, देखिए भाई, ये हुआ दो बार हुआ, ये तो 2 बार मैंने इसको रख दिया। ये तो CH3Cl 2 बार रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो सोडियम क्लोरीन 2 बना है, 2 यूज हो रहा है, तो यहां पर सोडियम भी 2 बार हुआ, मतलब 2 सोडियम 2 इनके साथ रिएक्शन, तो Na और X बनाएगा 2 ठो, ले लीजिए NaX बनाएगा 2 प्लस 2 CH3 बचता, 2 R बचता है, तो दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से एल्केन बनता है। इसी तरह से हम सारी चीजों को सोचते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलो देखते जाते हैं। हो गया? ऐसे कई रिएक्शन आप कर सकते हो। हम रिएक्शन आप कर सकते हो। हम यहाँ पर फ्रेंडलाइन रिएक्शन की बात करते हैं, तो जिंक की संयोजकता 2 होती है, ये X लेगा, तो जिंक जो है 2 बार X लेगा।
क्योंकि आपने जिंक की संयोजकता के बारे में पढ़े होंगे Sr2, जबकि सोडियम की संयोजकता के बारे में पढ़े हो एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो जिंक ने कितना लिया, 2 बार x ले लिया, तो Zn+2 बन गया। अब बच क्या गया देखो, तो 2x, यहां पर भी 2r बचता है, ये दोनों r आपस में जुड़ जाते हैं, ये भी एल्केन बन गया। चले यहां पर अल्मेन रिएक्शन, जिंक की तरह कॉपर भी, इसकी संयोजकता भी 2 होती है, तो ये CuX2 ये भी बनाएगा और 2R आपस में जुड़ जाएंगे, एल्केन बनेगा, तो ये X2 2। तो देखो सिमिलर रिएक्शन है, एक जैसा रिएक्शन है। तो हमने वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया और अल्मेन रिएक्शन सब एक साथ हमने पढ़ा, एक साथ सीखा। चलो एक एक करके इसकी डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं। वुड्स अभिक्रिया, जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है तो उच्चतर एल्केन बनता है। यहां पर याद रखने वाली बात है, उच्चतर एल्केन बनता है। तो जरा सोचो, हमने अभी देखा था रिएक्शन क्या हुआ, Rx की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराया ड्राई ईथर के उपस्थिति में। ड्राई ईथर, ये ईथर क्या काम कर रहा है, ये एल्किल हैलाइड का विलायक का काम कर रहा है। इस तरह से इसको माध्यम मिल जाता है, उनके साथ रिएक्शन करना आसान हो जाता है। गर्म किया, सोडियम ने X के साथ रिएक्शन किया, NaX बनाया और बच गया R। R की वैलेंसी बची तो 2 R आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से 2 × 2। एग्जाम्पल, उदाहरण CH3 CH2, चलो CH3 के साथ भी हम देख लेते हैं, क्लोरीन के, ये क्लोरीन है, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन, ड्राई ईथर गर्म किया गया, सोडियम धातु क्लोरीन के साथ बना लिया NaCl। और देखो भाई यहां पर एक एक बार निकला, अब ये CH3 बचा है, 2 CH3 आपस में जब जोड़ रहे हैं तो C2H6 बना है। यहां पर एक बात सोचने वाली बात है कि 2 बार हुआ है तो मैं CH3 2 बार लूंगा, क्लोरीन 2 हो गया, मैं सोडियम क्लोराइड 2 बार बनाना पड़ेगा, सोडियम 2 बार तो 2 बार। ये पहला एग्जांपल। एग्जांपल दूसरा भी देख लीजिए, C2H5Cl, आप Cl की जगह Br ले सकते हो, CH की जगह Cl की जगह I भी ले सकते हो। तो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन है, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन के 2NaCl, यहां पर भी C2H5, ये 2 बार C2H5 2 बार, तो क्या बनेगा बेटा, C4H10 ब्यूटेन, ये है ईथेन। हमने क्या देखा, जो भी एल्केन बना है उसमें कार्बन की संख्या विषम संख्या में नहीं है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्राप्त एल्केन में सम संख्या में कार्बन होती है, सम संख्या में कार्बन परमाणु होती है, परमाणु होते हैं, यानी विषम कार्बन संख्या वाला कोई एल्केन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ सम कार्बन संख्या वाले एल्केन बनाए जा सकते हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं, क्रियाविधि इसकी मुक्त मूलक क्रियाविधि है, तो यहां पर क्रियाविधि की जब बात आएगी तो मैं इसको समझाऊंगा। मुक्त मूलक क्रियाविधि और आयन क्रियाविधि इसकी होती है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि कैसे होगा, आयन क्रियाविधि कैसे होगा, इनके बारे में बात करूंगा जब क्रियाविधि आपको पढ़ाऊंगा। पहले रिएक्शन, क्योंकि क्रियाविधि लाऊंगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका शुरुआत में। सो पहले रिएक्शन तो सीखो, फिर हम क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। वुड्स अभिक्रिया हमने देखा, और भी एग्जांपल देख सकते हो आप। मान लेते हैं मैंने लिया C3H 3 दूनी 6 7 8 यानी कि 7, मैंने लिया चलो Br, इसको गर्म किया मैंने सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, सोडियम ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा और NaBr बनाएगा, प्लस ये C3H7 दो जुड़ेंगे, बन जाएगा C6H 7 दूनी 14, दोबारा डबल हो गया, डबल होने पर ये, और इस तरह से ये Br 2 बार, सोडियम 2 बार, तो ये बैलेंस करने का बात हो जाता है। हमने देखा यहां पे ये रिएक्शन हुआ।
अब यहां पर कुछ और भी चीजों पे हम बात करते हैं। वुड्स-फिटिक रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, अभिक्रिया। मैं सबसे पहले वुड्स-फिटिक रिएक्शन में फिटिक रिएक्शन के बारे में बात करता हूं। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि एरोमेटिक यहां पर C6H5Cl सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जो C6H5 है एक्चुअली क्या है, ये है बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये है क्या चीज, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को हमने सोडियम धातु के साथ गर्म कराया, तो आप जानते हो कि दो दो अणु में भाग लेती है। तो एक सोडियम, दो क्लोरीन निकल गया, 2NaCl बन के, जो ऊपर में जो देखे वैसे ही यहां पर बच जाता है C6H5। C6H5 ये जो संरचना है बेंजीन रिंग, वो दो संरचनाएं आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, और दूसरा इस तरह से। तो ये डाइफेनिल कंपाउंड बनाता है, डाइफेनिल बनाता है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा दोनों, तब ऐसा होगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक यानी कि रिंग के साथ जुड़ा होगा अगर क्लोरीन, तब की कंडीशन में ऐसी अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। ये होता है फिटिक अभिक्रिया। अब अगला शब्द यहां पर समझ में आया क्या हुआ है। हम देखो इस संरचना को लेकर के आपको दिखाया मैंने, ये एक कोई भी एक हो, आपकी मर्जी। मतलब ये क्या है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, C6H5 और C6H5 आपस में जुड़ा हुआ। ये आप ऐसा नहीं लिख सकते, C12H10 आप नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि एक संरचना को दर्शाता है, एक स्ट्रक्चर को दर्शाता है, बेंजीन रिंग को दर्शाता है C6H5, इसलिए। अब अगली अभिक्रिया मैं बता रहा हूं आपको, वुड्स फिटिक। देखो वुड्स अभिक्रिया बताया, फिटिक अभिक्रिया बताया, सब दोनों अभिक्रिया एक जैसी हैं। तो वुड्स अभिक्रिया के साथ जो रिलेट करने वाली रिएक्शन मैंने आपको वहां पर दर्शा दी। इससे फायदा क्या हुआ कि आप एक और रिएक्शन सीख गए जो वुड्स अभिक्रिया ही है एक तरह का। लेकिन वुड्स अभिक्रिया में क्या देखने को मिलता है कि सभी एलिफेटिक यानी कि सीधी चेन वाला या पार श्रृंखलाएं वाला कोई कंपाउंड होगा, यानी हम कहते हैं इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न के साथ हमने सोडियम धातु को रिएक्शन कराया। यहां पर अगला है कि अगर रिंग वाला आ गया, एरोमेटिक वाला आ गया, तब रिएक्शन में कुछ और बातें हमें देखने को मिलेगा। अब देखें कि अब देखो वुड्स फिटिक अभिक्रिया। यहां पर वुड्स है मतलब CH3Cl यानी कि एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न, और यहां पर दूसरा फिटिक शब्द है तो C6H5 यानी बेंजीन रिंग। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराता हूं। दोनों क्लोरीन को लेने के लिए हमें दो सोडियम चाहिए, और दो सोडियम और दो क्लोरीन मिलकर के 2NaCl बना। अब बेंजीन रिंग के साथ ये जुड़ गया तो हो गया C6H5CH3। यानी आपने यहां पर क्या देखा है, आपने देखा यहां पर क्या देखा है, यहां पर ये संरचना को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये लीजिए। तो वहीं पर ये Cl हटा और ये CH3 जुड़ गया, क्योंकि यहां से भी Cl हट गया, यहां से भी Cl हट गया, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम इसको हम लिख सकते हैं CH3 इस तरह से कंपाउंड। तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड बनाया, यहां पर एरोमेटिक एल्केन बनाया एक तरह का। तो ये है, इसको टॉल्यूइन कहते हैं बेटा, याद रखना, टॉल्यूइन। तो चलिए इस तरह से हमने वुड्स अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया और वुड्स फिटिक अभिक्रिया, हमने तीन अभिक्रियाओं को हमने समझा। अब चलते हैं कि एल्केन बनाने की और एक विधि हम देख रहे हैं, फ्रैंकलिन अभिक्रिया। फ्रैंकलिन अभिक्रिया में क्या होता है, आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु की जिंक धातु के साथ होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जिंक चूर्ण जिंक धातु
ये अभिक्रिया कराई जाती किसी बंद नली में कराया जा रहा है, तो देखिए क्या होगा। उदाहरण, पहले तो अभिक्रिया के प्रकार को समझे कि इस जगह हो क्या रहा है रिएक्शन। आपको याद आ रहा है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु से कराया जा रहा है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जा रहा है, गर्म किया जाए। अब ये जिंक ने 2x लेकर के ZnX2 बनाया, 2 टाइम्स R, दोनों R जुड़ जाते हैं। इस जगह पर भी वही बात होगी कि इससे मिलने वाला हाइड्रोकार्बन सम संख्या में मिलने वाला एल्केन पर कार्बन की संख्या सम संख्या में होगी, तो प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या सम संख्या में होती है। एक बात, चलो उदाहरण देखें। CH3Cl को जिंक धातु के साथ मैंने रिएक्शन करा है, जिंक छोड़ना है, ड्राई ईथर है, हमने गर्म किया। Cl और जिंक मिलकर के बनाता है ZnCl2, 2 टाइम्स। 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि हम समझ रहे हैं यहां पर क्या बना, C2H6 इथेन बना। कोई सा भी आप हेलो एल्केन ले लो, हेलो एल्केन में क्या ले सकते हो, आपको तो बताया था मैंने, R का मतलब क्या होता है, जो भी मर्जी आप में R में ले सकते हो, R CH3, C2H5, C3H7 या कोई दूसरा चीज है, जो कार्बन श्रृंखलाएं होती है वो ले सकते हो। इसके बाद आप X की बात करते हो, हेलोजन में क्या रख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, तो ये हेलोजन होता है। तो इस प्रकार से हम फ्रैंकलिन अभिक्रिया से एल्केन बना सकते हैं, और एल्केन में कार्बन की संख्या जो होती है वो सम संख्या में होती है। एक बातें आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि अगला है बनाने की विधि में मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है अल्मैन अभिक्रिया। यहां पर क्या बताया था आपको, एल्किल हैलाइड की क्रिया कॉपर धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। इनके साथ गर्म करेंगे, ये क्या ले लेगा, हेलोजन ले लेगा। बताओ क्या बनेगा, CuX2 प्लस R2, X2 X 2 बार तो R 2 बार हो गया, बस यही रिएक्शन है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होगा, उदाहरण मैं यहां पर ले लूं, चलो CH3Cl लेता हूं। CH3Cl अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, रिएक्शन कर पा रहे हो ना, बहुत बोलो जल्दी से। Cu की अभिक्रिया Cl के साथ, तो भाई Cu Cl को 2 रखता, CuCl2 बनेगा, Cu की संयोजकता 2 होने की वजह से। अब ये 2 बार हो गया, 2 CH3 आपस में जुड़ गया, C2H6 इथेन बन गया। किससे इथेन बना है, एक कार्बन वाले से 2 कार्बन वाला कंपाउंड, एक कार्बन मिथाइल क्लोराइड, इसको और क्या नाम देते हैं, क्लोरो मीथेन। क्लोरोमीथेन से हमने क्या प्राप्त किया, इथेन प्राप्त किया। तो ये एक विधि है अल्मैन विधि, बिल्कुल फ्रैंकलिन अभिक्रिया जैसा है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाए वो भी देखते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है वो जरा समझिए। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होता है एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में इनको गर्म किया जाता है, तो ये मैग्नीशियम धातु की संयोजकता भले ही 2 हो, लेकिन इसके आकार छोटे होने की वजह से एक संयोजकता सहसंयोजी होगा, दूसरी संयोजकता जो होता है आयनिक हो जाता है। तो क्या होगा कि इसको तोड़ देता है बीच से,
इस बंध को तोड़ देता है बीच से, और मैग्नीशियम पे देखिए दो संयोजकताओं में, एक संयोजकता के साथ जुड़ गया R और दूसरी संयोजकता के साथ जुड़ गया X। इस तरह से बन जाता है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया उन सबसे करा दीजिए जो हाइड्रोजन दे सकता है आपको। तो देखें एक एग्जांपल पे कि RMgX, इसकी अभिक्रिया पानी से करा दें। देखो भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सबसे बड़ी विशेषता के बारे में आपको जानना चाहिए, वो ये है कि ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, इसकी ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है, कट, ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो ये आप देखोगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम वाला बॉन्ड टूटता है, तो मैग्नीशियम और जो है धातु है, धातु है तो धनात्मक होता है, तो ये धन और ऋण, तो ये ऋणात्मक भाग से ये मैग्नीशियम जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो मैग्नीशियम Mg के साथ X जुड़ा हुआ है और इनके साथ ये OH जुड़ जाता है। ये ऋणात्मक भाग, किसी भी पदार्थ का ऋणात्मक भाग इस Mg के साथ जुड़ना चाहेगा, बाकी जो बच गया है देखो, इधर से H बच गया है, इधर से R बच गया है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो RH बन जाता है, एल्केन। इस प्रकार से एल्केन का निर्माण होता है। उदाहरण देख ले इसके पीछे का, तो उदाहरण देख लेते हैं। हाँ भाई, इससे बनने वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें कार्बन की संख्या सम संख्या में और विषम संख्या में दोनों में हो सकता है। प्राप्त एल्केन में कार्बन सम तथा विषम दोनों संख्याओं में हो सकता है। चलो देखें कैसे। पहली बात, उदाहरण अगर मैंने लिया हो, उदाहरण पहला, अगर मैंने लिया है CH3Cl, इसकी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो सबसे पहले क्या बनेगा? ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन है, तब CH3 बीच में आ गया Mg और ये Cl, इसको क्या बोलूंगा? एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो इसका पूरा नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो अब किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसी, मैं जल से रिएक्शन करा दूं, पानी से, तो देखो पानी से रिएक्शन करते ही क्या बनेगा? ये क्या ले लेता है? पानी का OH ले लेगा मैग्नीशियम और जुड़ गया, देखो Mg के साथ एक Cl जुड़ा हुआ है और OH आ गया। ये देखो धनात्मक और दोनों ऋणात्मक, Mg2+ बना लिया। इधर से बच गया CH3, इधर से बच गया H, बन गया CH, मीथेन बन गया कि नहीं बन गया? तो C मीथेन। अगर ये C2H5MgCl होता तब C2H6 बन जाता, इथेन बन जाता। तो इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी आप चाहे आप बना सकते हैं। बस इस जगह पर ध्यान रखना कि आपने क्या लिया है, इस जगह पे ध्यान रखना कि आपने क्या लिया है। इस आधार पर हम एल्केन बना सकते हैं अलग अलग तरह से। अब देखते हैं कोरेहाउस अभिक्रिया। कोरेहाउस अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझें, फिर मैं आपको इसको डिटेल में आपको फिर से समझाता हूं और भी गहराई में समझाता हूं। तो कोरेहाउस अभिक्रिया क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए। रिएक्शन में कुछ समझ में आएगा तो भी और नहीं आएगा तो भी। तो कुछ समझ में आया आपको? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं क्या है। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि यहां पर ये समझो कि एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड ले लेता हूं, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम धातु से कराते हैं। लिथियम धातु से
कराने पर कुछ स्टेप का पालन करते हैं, कराने पर क्या बनेगा, एल्काइल लिथियम बनता है, एल्काइल लिथियम बनता है। मतलब आप यहां पर सोचो, RCl की अभिक्रिया मैं Li के साथ कराता हूं तो Li और Cl रिएक्शन करके बनाएगा LiCl, बच गया ये R एक और Li के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो ये बनाएगा RLi। यही है एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम क्या है, ये वाला है। अब एल्काइल लिथियम को CuI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, CuI के साथ कराते हैं। इसकी क्रिया CuI से कराते हैं। तो CuI से कराएंगे तो क्या, लिथियम आयोडीन के साथ निकल जाएगा, लिथियम आयोडाइड। फिर होता यह है कि ये जो Cu बचा हुआ है वो एक बार और LiR के साथ, तो 2 R और 1 Li बचा हुआ है, तो R2 या R2 CuI ये बचा, तो CuI नहीं CuLi बचा हुआ, Li ये बन जाता है। तो ये क्या क्या बना हुआ है, लिखिए दो, ये क्या बना हुआ है, एल्काइल कॉपर लिथियम बना है। इसको कहते हैं कोरेहाउस अभिकर्मक। कोरेहाउस अभिकर्मक की अभिक्रिया अब किसी दूसरे एल्किल हैलाइड से कराएंगे। RCuLi की अभिक्रिया किसी दूसरे अभिकर्मक RX के साथ है। तो यहां पर क्या करता है कि X जो है Li के साथ निकल गया, LiX प्लस जो R डैश बचा हुआ है इसके एक R को लेकर निकल जाता है, R डैश R के साथ निकल गया। अब एक R और एक Cu, RCu इस तरह से अलग हो जाता है। तो यहां पर बनता है एल्केन। इसमें भी जो एल्केन प्राप्त होगा वो सम संख्या विषम संख्या में हो सकता है कार्बन उसमें। तो अगर आप फिर से दोबारा देखना चाहते हो तो एक रिवीजन कर लो, एक एग्जांपल लेके चलता हूं। चलिए CH3 कोई X ले लेता हूं, CH3Cl की अभिक्रिया लिथियम धातु से कराया मैंने, तो Li और Cl मिलकर के LiCl बन गया। आपके पास बचा हुआ है यहां पर CH3, ये CH3 क्या करेगा, एक और Li से रिएक्शन करके बनाएगा CH3Li। दूसरा पक्ष होगा कि CH3Li जो है इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं CuI के साथ, तो ये Li जो है इस I के साथ मिलकर के बनाएगा LiI प्लस यहां पर जो Cu बचा हुआ है वो एक बार और CH3Li लेगा, तो आपके पास CH3 दो बार हो गया, मैंने ट्वाइस में लिख करके अलग अलग लिख दिया है। तो ये CH3 दो बार है और एक Cu बचा हुआ है और एक Li, यही है कोरेहाउस अभिकर्मक। अब मैं क्या करूं, CH3 ट्वाइस CuLi इसको कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराऊं, चलो C2H5Cl के साथ इनकी अभिक्रिया कराता हूं, तो ये Li जो है Cl के साथ निकल जाएगा LiCl प्लस ये जो C2H5 है किसी एक CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 C2H5, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस CuLi, इसको कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराऊं, चलो C2H5Cl के साथ इनकी अभिक्रिया कराता हूं, तो ये Li जो है Cl के साथ निकल जाएगा LiCl प्लस ये जो C2H5 है किसी एक CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 C2H5, इसको मैं लिख सकता हूं C3H8। देखो विषम संख्या में कार्बन है तो सम विषम हो सकता है। अब यहां पर बचा एक CH3 और Cu, तो ये बन गया CH3Cu। इस प्रकार से जब अभिक्रिया होता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन बनाने की ये विधि कहलाती है कोरेहाउस अभिक्रिया। तो कोरेहाउस अभिक्रिया के द्वारा भी हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा वुड्स अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया है, फ्रैंकलिन अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होती है, अल्मैन अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड की कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया होती है। हमने कोरेहाउस पढ़ा जिसमें लिथियम धातु का एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होता है और इसमें CuI का भी योगदान होता है।
हमने ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया भी पढ़ा है जिसमें एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया होता है और एल्केन का निर्माण होता है। तो एल्केन बनाने की इन विधियों को आप थोड़ी सी बारीकी से देखिए, कई बार प्रैक्टिस करिए और हमेशा याद हो जाएगा। बाकी आगे जाकर के मैं आपको इन अभिक्रियाओं का मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो चलें हम बात करते हैं अब क्विज। कुछ एक प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। बहुत सरल क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न है आपके पास, वुड्स अभिक्रिया में धातु उपयोग में लिया जाता है। चलिए, वुड्स अभिक्रिया में कौन सा धातु लिया जाता है आप मुझे बताइए, क्योंकि यह अभिक्रिया मैंने अभी बताया, अभी बात किया था, रिवीजन में बोला था। चलिए क्या है? तो क्या जवाब होगा? वुड्स अभिक्रिया का संबंध होगा सोडियम धातु के साथ। तो आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन नहीं है इनमें से ए है साइक्लोप्रोपेन, बी है पेट्रोल, सी है बेंजीन और डी है यूरिया। कौन सी चीज हाइड्रोकार्बन नहीं है बताएं? इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोकार्बन नहीं है? बताओ। साइक्लोप्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन है और ये यूरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये NH2CONH2 है। यहां पर कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। डी ऑप्शन राइट है।